Hey guys, welcome to Manika IAS. Welcome to the PYQ series. And in the previous sessions, we have seen the questions of your economics, polity, science and tech, and obviously history we have done earlier. This session, we are going to continue with the geography session. And in your previous sessions, we have seen 2021, 22 and 23. ठीक है, अब इस सेशन में हम देखेंगे 2024 के क्वेश्चंस एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 23-24 क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. पहला क्वेश्चन है विथ रिलेटेड टू वाटर वेपर. विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड. ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब मान लो सी लेवल से अगर आप माउंटेन्स के जा रहे हो, दैट इज द ऑल्टीट्यूड. ठीक है, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स. अब बेसिक जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, द हायर द टेम्परेचर ऑफ एयर द मोर मॉइस्चर इट विल होल्ड. तो इस तरीका से पोल्स पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इट विल नॉट बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम इन द इक्वेटोरियल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. तो पहला स्टेटमेंट अब देखते हैं. इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड. सर्टेनली जब आप ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर कोल्ड होगा तो द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर विल बी रिड्यूस. सो पहला स्टेटमेंट सही है. सो द आंसर इज ए, वन ओनली. ठीक है, A. Let's move on to the next question. Consider the following description. Annual and daily range of temperature is low. ठीक है, जो उनका एनुअल मतलब जो जनवरी फरवरी में टेम्परेचर है और जो अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर है उसका जो वेरिएशन है वो कम होगा. सिमिलरली डेली का भी जैसे सुबह शाम में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होगा. सेकंड इज प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर. ओके, बारिश सालों भर रहेगी. एंड थर्ड इज प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर. अब देखो पहला दो स्टेटमेंट है ना, अगर आप ये पहले दो देखोगे तो पहला जो ऑप्शन दिया है बहुत स्मार्टली यूपीएससी ने प्लेस किया है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट. बट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एक सबसे बड़ा ट्रेट है दैट द रेनफॉल ऑल अराउंड द ईयर इज जनरली मोर देन 200 सेंटीमीटर. सो यहाँ 50 सेंटीमीटर इज द कैच जो आपको पकड़ना है एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. इसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं. ठीक है, दिस स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली फ्रॉम 11th NCERT वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, तो अगर आप NCERT पढ़ते हो दैट्स व्हाई वी हैव स्ट्रेस टाइम एंड अगेन दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू योर NCERTs इन अ गुड वे. Let's move on to the next question. With reference to the Coriolis force, which one of the following statements is are correct? Okay. It increases with the increase in wind velocity. जैसे wind velocity increase होगी आपकी Coriolis force भी increase हो जाएगी. This is a right statement. It is maximum at the poles and is absent at the equator. This statement is also right. And then example is, and that is why since the Coriolis force is zero at the equator, there is no tropical cyclone at the equatorial regions. ये सबसे बड़ा fact है that you have to understand in order to solve this question. That's why C is the right answer. Coriolis force is proportional to the wind velocity or let's say speed and latitude. Zero at the equator and maximum at the poles. And that is why at poles you see there's a very strong jet streams. Very strong jet streams. Next question. On 21st of June every year, which of the following latitudes experience a sunlight of more than 12 hours is at your equator? 12 घंटे का दिन होता है इक्वेटर में. ऑन 21st ऑफ जून जो हमने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था इन लास्ट ईयर ओनली 2023 वाला पेपर में, इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, 21st ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड दैट्स व्हाई योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल जहां ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का डे होता है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं आएगा. सो 2 and 4 इज द राइट आंसर. द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी. अब देखो इस इमेज से आप देख सकते हो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन and polar day 6 months day at the arctic circle. ये arctic circle है and your tropic of cancer 13 hours. This is the main thing. आपको 12 घंटे से दो जगह मिल रहा है. tropic of cancer and arctic circle are the two places where you get sunlight more than 12 hours. Next question. One of the following regions has the world's largest tropical peatland. अब tropical peatland है which holds about 3/4 of global carbon emissions. Peatland is a soil carbon. ठीक है, एक ऐसा सॉइल है जिसमें कार्बन होल्ड होता है. ठीक है, दिस इज नॉट अ ट्री कार्बन जिसमें आपका बेसिकली अमेजन बेसिन में देयर आर मैक्सिमम ट्रीज एंड विच होल्ड कार्बन. सो आंसर इज नॉट ए. दैट्स व्हाई यू हैव टू पे मोर अटेंशन. जब भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर में दिखे कोई ऑप्शन है, जनरली पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल विल हिट अमेजन बेसिन एज अ राइट आंसर, बट द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज कॉन्गो बेसिन. ठीक है, कॉन्गो इज वेयर? इट्स इन अफ्रीका, विच होल्ड्स about 3/4 of global carbon emissions from fossil fuels. Answer is B, Congo Basin. Largest tropical peatland. Amazon Basin में जो अभी मैंने बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. रेन फॉरेस्ट मतलब बायोमास में, इनफैक्ट ट्रीज को बायोमास कहते हैं. ठीक है, बायोमास में आपके ह्यूमंस भी इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ
मेनी ऑफ द एबव बिलोंग टू द पी फैमिली, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है विच फिक्सेस नाइट्रोजन। तो इसमें आपका ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन तीनों ही करेक्ट हैं। ऑल थ्री आर करेक्ट, ऑल थ्री आर बिलोंग टू द पी फैमिली लेग्यूमिनस रूट्स, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जिसको बैक्टीरिया राइजोबियम भी कहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आंसर इज सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। नो, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय आउटगोइंग विच इज लॉन्ग रेडिएशन। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन से ज्यादा गर्म होता है। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन वो रेडिएशन है जो अर्थ रिपेल करती है। जो सूरज से रोशनी आ रही है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, जो अर्थ रिपेल कर रही है गर्म होने के बाद वो लॉन्ग फॉर्म है। और उसी लॉन्ग फॉर्म रेडिएशन को योर ग्रीन हाउस गैसेस सच एज वाटर वेपर, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वो एब्जॉर्व करती है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड absorbers of long wave radiation. This is a right statement. So first is wrong and second is right. Answer is D. Let's move on to the next question 32 as per the official paper. Thickness of the troposphere क्या हो गया? Troposphere जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया, it's related to terrestrial, मतलब प्लांट से रिलेटेड, जो अर्थ का सबसे पहला लेयर है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज हाउ वी गो अप। ठीक है, सो आई होप यू गेट एन आइडिया ऑफ इट। So thickness of troposphere at the equator is much more as compared to poles. ये बात सही है, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसके कारण जो आपका कन्वेक्टिव करंट्स हैं, और लेट्स से जो गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, तो उससे आपका ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है ना वो इंक्रीज होता है, और पोल्स पे गर्मी कम है तो एक डिफरेंस आता है। अराउंड द पोल्स इट्स 8 किलोमीटर एंड अराउंड द इक्वेटर इट्स 18 किलोमीटर। ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, बट एक रफ आइडिया के लिए 8 और 18 किलोमीटर इक्वेटर और पोल्स के बीच में आप ये डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, so thickness of troposphere at the equator is much greater as compared to poles. Correct. At the equator, heat is transported to great heights by strong convectional currents. Both are correct, and the statement is also explaining the statement 2 is explaining statement 1. So A is the right answer. Okay. Let's move on to the next question. How many of the above are products of volcanic eruptions? अभी जैसे अफ्रीका में, स्पेसिफिकली इथियोपिया में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी 2025 में, एंड दैट्स व्हाई बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, आपको पता होगा न्यूज में सारे इवेंट्स थे, जो फ्लाइट्स होते हैं, ठीक है, दे फ्लाई एट अराउंड 60,000 फीट, तो उनको इंपैक्ट किया था। द फ्लाइट्स विच वर फ्लाइंग वेर इंपैक्टेड बाय दिस वॉल्केनिक इरप्शन। तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस पाया जाता है, ऐश एंड डस्ट, तो ऑब्वियसली आपने देखा ही, ये निकलते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर फाउंड, एंड दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है, let's move on to the next question. Which one of the following is our correct interference or let's say inferences from isothermal maps in the month of January? ठीक है, the isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. Okay, ठीक है, the presence of cold currents, Gulf Stream is a warm current, it's not a cold current. अब ये ओशियोनोग्राफी चैप्टर से आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एंड दिस हैज बीन पिक्ड फ्रॉम दैट एरिया। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट answer is A. In winter, January, oceans are warmer than land. Isotherms bend poleward. ठीक है, and Gulf Stream is a warm current. ये एक caveat था that you have to make sure that you know it. Which of the following countries are well known for the 2 largest cocoa producers in the world? सबसे important है इसमें कोट डी आइवरी एंड घाना। ठीक है, so this is your right answer. अब आप देखो, कोट डी आइवरी और घाना मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स हैं आपके कोकोआ के। ठीक है, so this is a right answer. अब लास्ट ईयर हमने देखा था कोबाल्ट से रिलेटेड पूछा गया था, कोबाल्ट इज फाउंड इन योर अफ्रीका एंड 3/4 इज फाउंड इन योर कॉन्गो बेसिन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां पाया जाता है। ठीक है, सो रिलेटेड टू योर अफ्रीका, मैंने पहले भी बोला है, एनीथिंग रिलेटेड टू अफ्रीका बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स, अब हिमालयन रिवर्स के ऊपर, पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर, योर इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। एवरी ईयर दिस अ क्वेश्चन ऑन योर ड्रेनेज सिस्टम, समथिंग रिलेटेड टू इट। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम टू प्रयाग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर इन सीक्वेंस? तो इट्स गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। आप पहले ये दोनों एलिमेंट तो ऐसी ऑप्शन कर सकते हो, क्योंकि कोसी बेसिकली बिहार में है। कोसी वाज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, जैसे दामोदर वाज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल, वैसे कोसी इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। वॉज, अब रिलेटिवली द इंपैक्ट हैज बीन रिलेटिवली लेसर। ठीक है,
सो द आंसर इज बी, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अब गंडक और बुरही गंडक, इसके ऊपर भी हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा था। तो वेन एवर यू डू योर मैप वर्क, मेक श्योर दैट यू पे एनफ अटेंशन टू रिवर्स एंड ऑल, ठीक है। द आंसर इज बी। हियर यू सी प्रयागराज ये रहा, वाराणसी, पटना, फरक्का एंड गंगा रिवर ये रही। यू हैव गोमती, यू हैव घाघरा, यू हैव गंडक, यू हैव कोसी, ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस दैट इज फॉलो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। दैट इज ट्रू। रेनफॉल से वेदरिंग होती है, सनलाइट से वेदरिंग होती है, हीट से वेदरिंग होती है। वेदरिंग इज लाइक द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। दैट इज ट्रू। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो और ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट टू। अच्छा, रेन वाटर कंटेन्स atmospheric oxygen, this is also correct. Both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. This is the right answer, ठीक है। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से उसको कार्बोनेशन कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी इज इन योर नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। कौन कौन से कंट्री है? रशिया, इट्स नॉट देयर। नॉर्वे, इट्स देयर क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में सबसे पहले नॉर्वे ही आती है, ठीक है। जर्मनी इज ऑल्सो देयर। फिनलैंड थोड़ा अंदर है, ठीक है, तो फिनलैंड इज नॉट देयर। सो 2 and 3, ओनली 2 इज द राइट आंसर, दैट इज बी। ये देखो, दिस इज योर जर्मनी, ये जर्मनी है और ये नॉर्थ सी है। सो यू सी अ बॉर्डर ओवर हेयर, इट शेयर्स बाउंड्री। नॉर्वे, ये पूरा नॉर्वे का जो ये वाला एरिया है ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे, इट शेयर्स अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। यूके हैज अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, ठीक है। फ्रांस ऑल्सो हैज अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। तो इस तरीके से आपको देखना है, जर्मनी एंड नॉर्वे बोथ शेयर बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, फिनलैंड एंड रशिया डू नॉट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धुआधार फॉल्स इज नॉट रिलेटेड टू मालवा रीजन बट नर्मदा रिवर इज राइट, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हुंद्रू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गर्गोसोपा वेस्टर्न घाट्स में तो है बट नेत्रावती नहीं है, ये शरावती है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है एंड यूपीएससी हैज प्लेड विद दिस ऑप्शन। सो ओनली 1 इज द राइट आंसर, ए, ओनली 1, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सेंट्रल एशियन रीजन में वॉसेजेस नहीं है, इट्स इन अफ्रीका, इट्स इन यूरोप, ठीक है। वॉसेज इन यूरोप, इट्स नॉट सेंट्रल एशिया। यूरोप, एल्प्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स नहीं है, इट्स फोल्ड माउंटेन्स। नॉर्थ अमेरिका में एप्लेचियंस है, फोल्ड माउंटेन्स, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। साउथ अमेरिका में एंडिस है, फोल्ड माउंटेन, दिस इज करेक्ट। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। अगेन अ ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन which has multiple dimensions being checked. आपके कौन से टाइप के माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है या ब्लॉक माउंटेन्स है, किस रेंज में कहां पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको भी चेक की गई इस क्वेश्चन में। सो द आंसर इज बी। एल्प्स आर फोल्ड माउंटेन्स, वॉसेज आर ब्लॉक माउंटेन्स इन यूरोप, एप्लेचियंस एंड एंडिस आर करेक्टली मैच्ड, दे आर फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, मतलब यहीं पाया जाता है। कैश्यू एंड पपाया बोथ हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया है। रेड सैंडर्स, आप रेड सैंडर्स के ऊपर एक मूवी देखा होगा आपने, द नेम ऑफ द मूवी इज पुष्पा, ठीक है। रेड सैंडर्स को लाल चंदन भी कहते हैं, ठीक है। इट हैज बीन नेम्ड इन दिस मूवी ऑल्सो, ठीक है। तो ओनली 1 इज द ऑप्शन, रेड सैंडर्स। इट्स फाउंड इज बेसिकली आंध्र प्रदेश, और जो मूवी में भी दिखाया गया आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स है, वहां पाया जाता है, ठीक है, शेषाचलम हिल्स में। सो ओनली 1 इज द राइट आंसर। इट्स एंडेमिक टू इंडिया, रेड सैंडर्स इज एंडेमिक टू इंडिया। कैश्यू इनकरेक्ट बिकॉज ये पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। सेम पपाया ऑल्सो was introduced by Portuguese, ठीक है। Let's move on to the next question. Suez pipeline is a strategic route for Persian Gulf and natural gas shipments to Europe, ठीक है। अब टेक्निकली इफ यू गो इनटू द निटिग्रिटी, यहाँ पे नेचुरल गैस नहीं है, ठीक है, अगर फैक्चुअली आप देखोगे, बट यूपीएससी ने इसको स्टेटमेंट को करेक्ट माना है, ठीक है। सो वी विल ऑल्सो कनेक्ट इन अ वे दैट ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। Suez pipeline connects the Red Sea with Mediterranean Sea. रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड इट एक्सप्लेन्स, ठीक है। सो टेक्निकली ऑफिशियली आंसर हम ए मानेंगे, ठीक है, बट बेसिकली इस पाइपलाइन से जो स्यूज कैनल को बाईपास करती है, अभी आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज देयर इन द न्यूज, ठीक है। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैक कर रही है दैट देयर कैन बी सम पाइपलाइन, ठीक है, जो बेसिकली देयर पाइपलाइंस इन यूएई ऑल्सो, देयर इज अ पाइपलाइन कनेक्टिंग बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ योर सऊदी अरेबिया ऑल्सो, ठीक है। सो इस पाइपलाइंस को कैसे एक्सप्लोर करें ताकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करें, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इंडिया बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर बोथ द गैस एंड द क्रूड ऑयल, ठीक है।
सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. तो इस बार भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं. अगेन अ क्वेश्चन ऑन रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म. दैट इज करेक्ट बिकॉज ये दोनों तरफ, इसके ईस्ट में भी और इसके वेस्ट में भी, दोनों तरफ, एक तरफ सहारा डेजर्ट है और एक तरफ आपके सऊदी अरेबिया का डेजर्ट है. सो दैट्स व्हाई इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल. नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर. ठीक है. रेड सी, योर गल्फ ऑफ एडन, योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, Arabian Gulf, your Persian Gulf becomes very important for your exam point of view. ठीक है. Answer is C. The longest border between any two countries in the world is between Canada and the USA. ठीक है. चाइना एंड इंडिया है ही नहीं. पहले तो आपको इंडिया और बांग्लादेश का ही याद आता, तो दिस ऑप्शन कैन बी इजिली एलिमिनेटेड बिकॉज जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है इट इज अराउंड 4000 किलोमीटर्स, मोर देन 4000 किलोमीटर्स. ठीक है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. कजाकिस्तान एंड रशियन चिली और अर्जेंटीना का भी बहुत नियर बाई है, बट आंसर इज ए, कनाडा. ठीक है. कनाडा एंड यूएस का अराउंड 8000, कजाकिस्तान और रशिया का अराउंड 7000 किलोमीटर का बॉर्डर है. चिली एंड अर्जेंटीना अराउंड 5000, इंडिया एंड बांग्लादेश जो अभी हमने डिस्कस किया अराउंड 4000 किलोमीटर. आंसर इज ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Giant stars live much longer than dwarf stars. No, giant stars live less. ये गलत है. Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions. Compared to dwarf stars, giant stars, and this is the reason that they live less. जितना ज्यादा न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, रादर स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन होगा उसमें उतना ज्यादा फ्यूल स्पेंट होगा. जितना ज्यादा फ्यूल स्पेंट होगा उतना जल्दी उस स्टार का डिक्लाइन आएगा, आई मीन डेथ आएगा. एंड दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 2 इज राइट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. डी इज द राइट आंसर. Let's move on to the next question. Recently, the term pumped storage hydropower, this is a very common question, is actually and appropriately discussed in the context of what? ठीक है. So यहाँ long duration energy storage, river water harvesting नहीं है, left water ये भी नहीं है. The answer is C. Long duration energy storage. तो आपके पास जब energy surplus है तो आप उसको हाइड्रो पावर की तरह स्टोर करके रख सकते हो. Whenever you need power, you just make sure that you open the sluice gates or let's say the आपके पास जो भी बैरेज है या जो भी डैम है उसके गेट्स को खोल दो, तो द वाटर विल फ्लो एंड द टर्बाइंस विल रोल एंड इवेंचुअली यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रीसेंट पास्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स. अब इसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखो, विजयवाड़ा है ना, इट्स नॉट अ ग्रीनफील्ड, उसको दोबारा सा रिफर्बिश किया था. बट डोनी पोलो एयरपोर्ट एंड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोथ ऑफ देम आर greenfield. So Doni Polo and Kushinagar are greenfield. Answer is C. Vijayawada is an upgraded airport. ठीक है. So in this session we have seen a lot of questions, around 20 to 23 questions हमने देखा है. आपको पता होना चाहिए, again the fundamental remains the same. PYQs for your geography, class 11th and 12th NCERT along with a map book. If you do not have a map book, you can let us know. We have a map book called Places in News and your static. ये दो मैप बुक अगर आप कर लेते हो तो मोस्टली आपके जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करेंगी. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड टुडे इज योर 24th of April and in 1 month time or let's say 24th of May you have your prelims examination. Make sure that you revise your static area, current affairs and your PYQs along with the mock test that you have given. This would be enough to help you clear your prelims examination. I hope this session was helpful. All the very best. We'll see you again.